तो भाइयों आज हम समझने वाले हैं बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्टाफिंग के बेसिक्स के बारे में। और ये एपिसोड हमें स्टाफिंग का एक मेजॉरिटी पोर्शन कंप्लीट करके देगा। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड यू विल कम टू आंसर मैनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टाफिंग। तो हम सबसे पहले समझते हैं स्टाफिंग होता क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ बहुत अच्छे लोगों की जरूरत रहती है, जो लोग उनको हेल्प भी करते हैं और जो उनको आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। तो स्टाफिंग इज बेसिकली एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग अ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन एट अ राइट टाइम, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग बेसिकली हमें सही लोग सही समय पर सही काम के लिए और सही नॉलेज के साथ चुनने के लिए के प्रोसेस को हम स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग बेसिकली कुछ स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। बेसिकली फिलिंग द रोल्स। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, उस काम को बांटा जाता है और उस काम को जब बांटते हैं तो उनको करने के लिए एक स्पेसिफिक बंदा होता है और उस बेसिक प्लेस को, उस रोल को फिल करने का काम कौन करके देता है? स्टाफिंग। आफ्टर दैट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। देखो भाई साहब, मैं बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा काम जो डिजिटल मार्केटिंग का है वो उस पर्सन से नहीं करवा सकता जिसने कभी फेसबुक ही नहीं चलाया हो। ये कोई ऐसा काम है वीडियो एडिटिंग का, ये मैं उस पर्सन से नहीं करवा सकता जिसने कभी कंप्यूटर ही अटेंड नहीं किया हो, कंप्यूटर ही नहीं चला के देखा हो। तो हमेशा हर वक्त हर समय हमें एक राइट पर्सन चाहिए रहता है राइट जॉब के लिए, जो उसके लिए पूरी तरह क्वालिफाइड रहता है। तो स्टाफिंग हमें हेल्प आउट करता है उन लोगों को ढूंढ के वो काम करवाने में। आफ्टर दैट हम मिलते हैं ग्रोथ पे, ठीक है। तो बेसिकली एक अच्छी टीम, एक अच्छी स्टाफिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को रॉकेट ग्रोथ पाने में हेल्प अप करती है, रॉकेट ग्रोथ में हेल्प अप करती है। और वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज एंड अ वर्स्ट टीम जिनने एक अच्छे से अपनी स्टाफिंग पे ध्यान नहीं दिया है, वो एक गलत जगह ऑर्गेनाइजेशन जाता है और हम नहीं बात कर सकते उसके बारे में। आफ्टर दैट नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाइयों देखो, रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बहुत तगड़े तरीके से यूज करना है हमें। बहुत तगड़े तरीके से इन सेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि टेक्निकली स्टाफिंग ही हमें हेल्प आउट करता है बहुत सारे रिसोर्सेज को सिलेक्ट आउट करने में और बहुत सारे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से हेल्प आउट करने में। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स एक छोटे से फिजिकल रिसोर्स से बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। देखो मैं वापस से बोल रहा हूं, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बहुत छोटे से फिजिकल रिसोर्सेज में से बहुत तगड़ा रिजल्ट निकाल सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट जॉब सेटिस्फेक्शन। भाई स्टाफिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही हेल्प आउट नहीं करती है, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉइज को भी हेल्प आउट करती है, उनकी ग्रीवेंसेस सुनने में, उनकी डिमांड्स को समझने में, उनके मोरल को बूस्ट अप करने में और उनको कॉन्फिडेंस देने में। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ को अप्रेज करता है इंस्टेड ऑफ डाउनरेज, ठीक है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग जिनको मैं वापस से देख रहा हूं। फिलिंग द रोल्स, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ग्रोथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। दीज आर द बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि स्टाफिंग के प्रोसेस कैसे काम करते हैं। भाई सबसे पहले हर इंसान को, हर एक लीडर को, हर एक बॉस को अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्केलेबिलिटी देख के, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं वापस से सुनना, स्केलेबिलिटी देख के अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स और वर्कलोड का कंपैरिजन करना पड़ता है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई मैन पावर रिक्वायरमेंट तो बाद में देखी जाएगी, पहले तो भाई वर्कफोर्स और वर्कलोड पे एस्टिमेशन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। वर्कफोर्स बेसिकली वो सारी चीजें रहती हैं, जो रिसोर्सेज रहते हैं जो हमारे पास काम करने के लिए रेडी हैं, उपलब्ध हैं, आज है, अवेलेबल हैं। बट एट द सेम टाइम वर्कलोड एनालिसिस क्या रहता है? वर्कलोड एनालिसिस ये बताता है कि आज हमारे पास कौन कौन सी जगह पे किन किन लोगों की जरूरत है, हमारे पास काम कितना है, हमारी स्केलेबिलिटी कितनी है। मैं स्केलेबिलिटी वर्ड वापस से बोल रहा हूँ, स्केलेबिलिटी कितनी है। तो एक अच्छे लीडर को अपने वर्कफोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉइज क्या क्या कैसे कैसे कब कब उखाड़ सकते हैं, मेरी टीम क्या कर सकती है। बट एट द सेम टाइम ही नोज कि मेरी
टेक्निकली वर्कलोड क्या होगा, एक पर्सन पे कितना वर्कलोड होना चाहिए। लाइक इंटरनेशनल नॉर्म्स कहते हैं कि एक पर्सन को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छे बॉस को भी ये चीज देखनी चाहिए कि अगर उसके वर्किंग आवर्स 12 आवर्स हैं तो वो अपने एम्प्लॉइज को 6 में बांटे। ठीक है, खैर इन दोनों का कंपैरिजन करके ये पता लगा सकते हैं कि हाउ मच मैन पावर इज एस्टिमेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत से कम लोग होना भी गलत बात है क्योंकि काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, जरूरत से ज्यादा लोग होना भी गलत बात है क्योंकि कॉस्ट क्रिएट होगा और उससे बेसिकली एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ही बोलेंगे। तो टेक्निकली एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर दैट मच इज नीडेड। आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। भाई जिसने मुझसे पढ़ा है अभी तक उन सबको रिक्रूटमेंट का एक ही चीज पता है, रिक्रूटमेंट इज बेसिकली अ पूल। रिक्रूटमेंट इज बेसिकली अ पूल। अब रिक्रूटमेंट भाई पूल कैसे है मैं बताता हूं। हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में हमारे पास बहुत सारे लोगों के डेटाज हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए काम करना चाहते हैं और उनके बारे में ये सब पता है कि वो क्या क्या कैसे कैसे काम करना चाहते हैं। तो दैट पर्टिकुलर थिंग्स are comes as recruitment. Recruitment is basically a process of creating a pool of information for the employees कि भाई कौन कौन हमारे लिए काम कर सकता है। अब मैं हर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे चांस नहीं दे सकता हूँ, मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बॉस कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में अनवांटेड अनएलिजिबल कैंडिडेट्स को नहीं रख सकता है। तो वो पूल क्रिएट करता है कि कब किस समय कौन कैसे काम आ जाए। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। भाई अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या काम करता है, देखो हमने पूल क्रिएट किया, पूल क्रिएट करके छोटे से एनालिसिस किए जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जो आएगी कल इसी टाइम पे। तो बेसिकली सिलेक्शन के अंदर के पार्ट को, तो सिलेक्शन को के लिए कुछ एनालिसिस किए, वो मेडिकल एग्जामिनेशंस भी हो सकते हैं, वो एप्टीट्यूड भी हो सकता है, वो बिहेवियरल एप्टीट्यूड भी हो सकता है, वो आईक्यू भी हो सकता है एंड वो रेफरेंस बैकग्राउंड चेक भी हो सकता है जो वो बेसिकली सिलेक्शन के लिए करेगा। और सिलेक्शन करने के बाद उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भाई क्योंकि देखो एक एम्प्लॉय हमारे पास है, we shouldn't consider our employees as a liability, instead we should create them as a resources। ये बहुत अच्छी बात किसी ने तो कही है, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कही है, बट टेक्निकली सिलेक्शन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है। आफ्टर दैट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करेंगे। देखो सुनो, छोटी सी बात समझना कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सिलेक्शन के टाइम पे जब नेगोशिएशन हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस का, उसके बाद एम्प्लॉय को बुला के कुछ दिन नए नवेले मेहमान की तरह ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया जाता है, उसको उसका काम बताया जाता है और उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन बेसिकली यहाँ पर होगा कि भैया सबसे मिलवाना कि ये आपके सीनियर बॉस है या आपके जूनियर बॉस है, यू कैन आस्क देम आउट, यू कैन हेल्प देम आउट, ये आपके सबऑर्डिनेट है या आपके सुपीरियर्स है। तो टेक्निकली एक बंदे को या बंदी को उसकी हायरार्की से इंट्रोड्यूस करवाना, उसके ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना एंड बेसिकली पूरे के पूरे एनवायरनमेंट से उसको फैमिलियर करवाने के प्रोसेस को ओरिएंटेशन बोलेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद लास्ट चीज आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भाई सिलेक्शन में तो आता है, सिलेक्शन में क्यों आता है वो आपको कल की वीडियो में समझ में आएगा, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कुछ किस तरीके से काम करता है मैं आप लोगों को बताता हूं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही एक पर्सन के साथ कंटिन्यूअस वे में चलता रहता है। अ पर्सन नेवर स्टॉप्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एक पर्सन कभी भी एक बहुत तगड़ा ग्रोथ कर रहा है, एक बहुत तगड़ा प्रोसेस चल रहा है उसका, तो उसको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बट आफ्टर दैट हमारे इस चैप्टर का ये है फर्स्ट पार्ट। हम मिलते हैं कल इन वीडियोस में सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट हाउ स्टाफिंग प्रोसेस इज डिफरेंशिएटेड इन थ्री अनदर प्रोसेसेस। टिल देन थैंक यू, कल मिलते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू। तो दोस्तों आज हम मिलते हैं स्टाफिंग के सेकंड एपिसोड में।
भाई स्टाफिंग के फर्स्ट एपिसोड को आप पहले देखें, मैं पर्सनली प्रिस्क्राइब करूंगा ये आई बटन पे क्लिक करके। स्टाफिंग के सेकंड एपिसोड पे हम लोग समझते हैं भाई बेसिकली जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं जो स्टाफिंग की प्रोसेस थी। वापस से करता हूं, बैठ जा, इसी को कट कर देंगे ना। अच्छा ठीक ठीक है, कटिंग नोट्स बना के रखे मैंने, ठीक है, देखना शो नहीं हो। तो दोस्तों आज हम मिलते हैं स्टाफिंग की सेकंड वीडियो पे, जिसको देखने से पहले मैं पर्सनली प्रिस्क्राइब करूंगा कि भाई आप लोग मेरी पहले वाली स्टाफिंग की पार्ट 1 की वीडियो देखें जो आपको इस आई बटन पे मिल जाएंगी। भाई अब स्टाफिंग के बारे में कल मैंने बताया तो बहुत कुछ था कि मैन पावर प्लानिंग होती है एंड स्टाफिंग इज समथिंग कि भाई जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन रॉकेट बूस्ट अप कर सकता है, पर आपको स्टाफिंग के एलिमेंट्स के बारे में आज समझना था। स्टाफिंग के एलिमेंट्स आर प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पर्टिकुलर पार्ट्स, लाइक पहला होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन, तीसरा होता है ट्रेनिंग। भाई देखो एक इंसान का हमें पता होना जो काम करेगा वो उतना ही जरूरी है जितना एक काम करते हुए व्यक्ति का ट्रेनिंग करना जरूरी है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट बेसिकली दो मोड से होता है, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। उसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इंटरनल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल के एडवांटेजेस क्या होते हैं। बट टेक्निकली एक छोटी सी बात समझना, इंटरनल रिक्रूटमेंट वो रहता है जहां पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बंदों को या तो प्रमोट करते हैं या तो ट्रांसफर करते हैं। मतलब एक पोस्ट को, एक पर्टिकुलर जॉब रोल को फिलअप करने के लिए हम एग्जिस्टिंग बंदे का यूज करते हैं जो पहले से काम कर रहा है, वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। वहीं पे एक ऐसा बंदा जिसको हम बाहर से पकड़ के ला रहे हैं, बाहर से आ रहा है, जो ये तो हमारे बिजनेस में बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में फ्रेश टैलेंट है, न्यू ब्लड है, तो वो बेसिकली हमारे लिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा। इनके एग्जांपल्स होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट के एग्जांपल ट्रांसफर और प्रमोशन होता है, एक्सटर्नल का एग्जांपल होता है कैजुअल कॉलर्स, दैट गवर्नमेंट एक्सचेंजेस जो एक अनएम्प्लॉयड लोगों का डेटा बना के रखते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज, एडवाइजरीज एंड बहुत सारे ऐसे फर्म्स जो आपको कहीं ना कहीं रिक्रूट करवाते हैं। बट मैं इनके आप लोगों को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। लाइक इंटरनल रिक्रूटमेंट इकोनॉमिकल होता है, कुछ भी खर्चा नहीं करना है, क्योंकि एक पर्सन को रिक्रूट करने के लिए भी एडवर्टीज करनी है, एडवर्टीज नीड कॉस्ट। और इंटरनल रिक्रूटमेंट में कोई एडवर्टीज नहीं करनी है। हमारे एक गेस कर लेते हैं जैन साहब हैं, वो जैन साहब हमारे लिए एक रोल पे काम करते हैं, हम उनको ट्रांसफर देके दूसरे रोल पे काम करवाते हैं जिससे वो जॉब पोस्ट फिलअप हो जाए। आफ्टर दैट नेक्स्ट होता है, ये मोटिवेशन देता है अपने एम्प्लॉय को, आप प्रमोशन दोगे वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बहुत तगड़े तरीके से मोटिवेट हो जाएगा और उसके अंदर से एक साइकोलॉजिकली एटीट्यूड डेवलप होगा आगे और अच्छा काम करने के लिए। थर्डली यहाँ पे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन कुछ नहीं होता। हाँ ट्रेनिंग चाहिए रहती है नए काम के लिए, बट डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन नहीं चाहिए, क्योंकि भाई पर्सन तो पहले ही ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर है, ही नोज हु इज अ स्ट्रिक्ट बॉस, हु इज अ सबऑर्डिनेट, हु इज अ सुपीरियर। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो पूरा का पूरा सिनेरियो है उसमें एक पर्सन को आप एक जगह से उठा के दूसरा काम करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी मोनोटोनी ब्रेक होने के कारण उसकी परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड में बहुत 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 अच्छा डिफरेंस आएगा। और टेक्निकली मैं ये सोचता हूँ इंटरनल के एडवांटेजेस ही ये हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस डेवलप होता है एक पर्सन का। आफ्टर दैट इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि भाई अपन को कोई फ्रेश टैलेंट नहीं मिल रहा है अपने फर्म में, मतलब एक फ्रेश आइडिया चाहिए हमें अपने फर्म के लिए, एक फ्रेश पर्सन चाहिए हमें अपने फर्म के लिए, और एक ऐसी चीज चाहिए जो नई नई चीजों को बताए, वो हमारे पास नहीं मिल पा रहा है पूरे फर्म में। उसके बाद नेक्स्ट रहता है लिमिटेड चॉइसेस। भाई ऑर्गेनाइजेशन में पुराने लोगों में से चुनना है तो भैया लिमिटेड चॉइसेस बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है चॉइसेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट समझ सकते हो, नॉट फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नए स्टार्टअप्स, नई कंपनीज कभी भी ये नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास पुराने एम्प्लॉइज होते ही नहीं है एक्सटर्नल इंटरनल रिक्रूटमेंट करने के लिए, उन्हें एक्सटर्नली ही आउटसोर्स करना पड़ता है नए लोगों को और उनको ही मंगवा के ट्रस्ट फैक्टर रख के काम करवाना पड़ता है। आफ्टर दैट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। देखो भाई एक इंसान है,
उसको इंटरनल रिक्रूटमेंट मिल रहा है, उसको ट्रांसफर मिल रहा है या उसको प्रमोशन मिल रहा है, तो जितना वो चीजें मोटिवेट करती हैं उतना ही उसके अंदर से एक बेसिकली काम करने के डर को खत्म करती है। तो इस चक्कर में कई बार प्रोडक्टिविटी डिक्रीज भी हो जाती है। जैसे आप समझ सकते हो एक पर्सन को अगेन एंड अगेन ट्रांसफर मिलेगा तो वो पर्सन खुद में ही परेशान हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन को अपन अगर वर्ड बोलते हैं सिलेक्शन इज पर्टिकुलर अ वर्ड जहां पे आप ऐसे समझ सकते हो एक टेबल रखा है, एक साइड रिक्रूटर बैठा है, इवन कंपनी का एचआर बैठा है, और एक साइड पर्सन बैठा है जिसको नौकरी चाहिए। मतलब आप बहुत सिंपल शब्दों में समझो, टेबल, ऊपर से वो सीआईडी वाला लाइट वाला बल्ब, इधर एक नौकरी देने वाला, उधर एक नौकरी लेने वाला, काले कमरे में दोनों बैठे हैं और दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है कि किसको साथ बिठाना है या नहीं बिठाना है, उनका डेटा चेक होता है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब जो हमें चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन किस पर्सन के पास है किसके पास नहीं है, जो क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए। मेरा यहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशन से था, हमने उन लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, उसके बाद उनसे सिलेक्शन टेस्ट लिया। सिलेक्शन टेस्ट में आईक्यू टेस्ट आ सकता है, बिहेवियरल टेस्ट आ सकता है, एटीट्यूड परफॉर्मेंस आ सकती है, वो टेस्ट लिए गए उन लोगों के। उसके बाद उनके मेडिकल एग्जामिनेशन किए गए, उनके साथ बेसिकली इंटरव्यू किया गया, उनका रेफरेंस बैकग्राउंड चेक किया गया, और इन सारी चीजों के बाद आखिरी में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन किया गया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच साइन होता है कुछ शर्तों को ऑन पेपर लीगल नोट्स पे, लीगल ग्राउंड्स पे मनवाने के लिए, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस था। अब सिलेक्शन भाई बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उसके बाद आता है अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, अब ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद उसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, और यही चीजें एक एम्प्लॉय को या तो यहाँ पहुंचा देती हैं या तो नीचे ले आती हैं। तो ट्रेनिंग क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ट्रेनिंग बेसिकली एम्प्लॉयज को नई टेक्निक्स एंड नई एजुकेशन या नई स्किल्स को सिखाने का तरीका रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, दो टाइप की ट्रेनिंग रहती है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज समथिंग जहां पे जॉब पे रहते रहते ही ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे इंटर्नशिप होती है, काम करवाते करवाते काम सिखाया जाता है। एट द सेम टाइम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये रहती है कि जॉब से उठा के कुछ दिन अलग करके कहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से अलग। बट भाई ये ट्रेनिंग की जरूरत क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बेटर परफॉर्मेंस के लिए है। एक बंदा जो ट्रेंड है, स्किल्ड है, बनी बात है उसकी परफॉर्मेंस उस एम्प्लॉय से अच्छी होगी जिसकी ट्रेनिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई है। वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछता ही रहेगा, भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतना क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे कि भैया ट्रेनिंग में बार बार एक चीज को सबकॉन्शियसली सिखाया जाता है कि भैया एटीट्यूड क्या रहना चाहिए एम्प्लॉय का कंपनी के प्रति, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, अपने सुपीरियर के प्रति। अगर उसका एटीट्यूड ही सही नहीं है, उसका देखने का नजरिया ही सही नहीं है, उसका चीजों को अडॉप्ट करने का नजरिया ही सही नहीं है, तो वो एटीट्यूड वो काम कभी भी नहीं कर पाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। देखो भाई ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा बेसिक बताया जाता है, कंपनी का बेसिक्स बताया जाता है, कैसे काम करना है ये बताया जाता है। बट एट द सेम टाइम कंपनी क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है और उन एम्प्लॉय को वो कैसे सॉल्व करनी है और किस मेथड से वो सॉल्व कर सकते हैं, ये एबिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं ट्रेनिंग में। आफ्टर दैट अभी कोविड आया था, मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कोविड आया था, कोविड वाज द पीरियड ऑफ चेंजेस। डिवास्टेशन तो हुआ था, बहुत लोगों के नियर एंड डियर वंस चले गए, बट एट द सेम टाइम कोविड वाज द पीरियड ऑफ चेंज। मतलब जिनके पास एबिलिटी थी, जिनके पास ट्रेनिंग थी, वो संभल गए, बाकी सब पिघल गए। कितनी बढ़िया बात बोली, ठीक है, वो संभल गए, बाकी सब पिघल गए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जिन जिन की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी अपने एम्प्लॉयज को लेकर, जिन जिन की खुद की ट्रेनिंग अच्छी थी,
उनके ऑर्गेनाइजेशन रॉकेट लॉन्च हो गए, वो आज ऊंचाइयां टच कर रहे हैं। मतलब टेक्निकली हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं जो कोविड के बाद बहुत आगे निकल गए हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह डिवास्ट हो गए, पूरी तरह खत्म हो गए, जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी। ठीक है, अब बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय को भी बनी बात है यार, ट्रेनिंग से बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसको अगर एक अच्छे पैकेज के साथ यहाँ जॉब मिलेगी और इंस्टेड उससे कम पैकेज के साथ एक ऐसी जगह जॉब मिलेगी जहाँ ट्रेनिंग अच्छी है, तो वो अगर एम्प्लॉय बहुत लॉजिकल, बहुत रैशनल है, तो वो वही जॉब चुनेगा जिसमें ट्रेनिंग अच्छी है, वो अपने फ्यूचर को देखेगा। तो भाई एक एम्प्लॉय को सबसे पहले बेटर करियर ऑप्शंस मिलते हैं, ट्रेनिंग अच्छी, अच्छा करियर, अच्छे ऑप्शंस। आफ्टर दैट मोरल ऑफ एम्प्लॉइज बूस्ट होता है इससे। मोरल ऑफ एम्प्लॉय कैसे बूस्ट होता है? एक पर्सन को बिठा के कुछ चीज सिखाई जाए, उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयां टच करता है। अगर कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचाइयां टच कर रहा है तो भाई उसका मोरल भी टच करेगा एंड मोरल भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। भाई एक अच्छा एम्प्लॉय जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है वो तभी अच्छा कहलाएगा जब उसका एक्सीडेंट रेट कम होगा, क्योंकि वो एक्सीडेंट करके खुद को भी हानि पहुंचा सकता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी पहुंचा सकता है, अपने सुपीरियर्स को भी पहुंचा सकता है, अपनी टीम्स को भी पहुंचा सकता है। तो इस केस में ट्रेनिंग इज मस्ट, उसको पता होना चाहिए हाउ टू ऑपरेट द मशीनरीज। ठीक है, तो एक्सीडेंट रुकते हैं और लीगल पेपर्स में भी एक्सीडेंट तो होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज में भी, वो भी ट्रेनिंग से कंट्रोल अप होते हैं। भाई अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ओरिएंटेशन। इन तीनों के अलावा कुछ मतलब बुक में है तो बहुत कुछ, बट व्हाट वाज माय कॉन्सेप्ट कि मैं चीजों को बहुत बहुत कंसाइज करके 10 दिन के अंदर आप लोगों को कवर अप करके दूं। तो भाइयों ये था हमारा स्टाफिंग।